नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज का खास बुलेटिन अपने उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। चाहे बात बद्रीनाथ सीट की करे या फिर मंगलोर सीट की, दोनों में सीटों पर पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता नवप्रभात ने कहा कि उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर चुकी है। दोनों ही विधानसभा की अगर बात करें तो कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एकजुटता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है अगर सभी एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से दोनों विधानसभा सीटों पर पार्टी विजय हासिल करेगी। होने हैं, जल्दी चुनाव होने हैं, क्या तैयारियां हैं पार्टी की और किस तरह से जो है मजबूती दी जाएगी चुनाव की? यह उपचुनाव का कार्यक्रम तो नियत हो चुका है और दोनों ही उपचुनाव के विधानसभा क्षेत्रों में माननीय प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे समस्त वरिष्ठ नेतृत्व है उन्होंने जो सबसे पहला निर्णय और प्रदर्शन किया है वो एकजुटता का प्रदर्शन है और मुझे विश्वास है कि हम लोग अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से दोनों जगह पे विजय प्राप्त करेंगे। उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और नैसर्गिक सुंदरता की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। वही उत्तराखंड के राजस्व प्राप्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम यहाँ के पर्यटन है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाने के लिए और सड़कों को सुंदर बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अजय टम्टा के साथ वो खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने दिल्ली जाएंगे। साथ ही कहा कि वो इस मुलाकात के माध्यम से उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं। कुछ ऐसे भी मामले हैं जो सुलझे नहीं हैं, उनको सुलझाने का काम किया जाएगा। हम जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे और हमारे अजय टम्टा जी जाएंगे जो इस समय जीत करके मंत्री बने हैं और जाकर के सारी समस्या रखेंगे। जो मामले सुलझे नहीं हैं उनको सुलझाएंगे और उत्तराखंड के लिए अधिक से अधिक पैसा लाएंगे ताकि यहाँ की सड़कें बन सकें और सीमा के इलाकों को जो वाइब्रेंट विलेज के साथ हम जोड़ रहे हैं उनको हम केंद्र से जोड़ सकें। उत्तराखंड सरकार के वित्त एवं शहरी विकास एवं आवास विधायी संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनपद भ्रमण पर रहे। इस दौरान काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी के अतिथि गृह में पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता पेयजल निगम शिवम द्विवेदी से कार्य की धीमी गति होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता पेयजल को निर्देश दिए कि वे आपसी समन्वय बनाकर कार्य को शीघ्र पूर्ण करें। हमारे माननीय चीमा साहब हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने बताया कि ये लेट लिफ्ट भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं लास्ट टाइम जब आया था तब भी लगभग यही स्थिति देख रहा था। थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है लेकिन अभी ना कनेक्शन है ना भी इसमें कोई काम की गति मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। आज मैंने इनको हिदायत दी है, एक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के उनसे भी कहा है, कब इन्होंने अप्लाई किया, कब इन्होंने पैसे जमा किए और कब तक वो यहाँ पे कनेक्शन दे रहे हैं ताकि ये काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। और इन्होंने जैसे कहा कि जुलाई में इसकी टेस्टिंग करेंगे, तो आज जून लगभग ख़त्म होने को 24 तारीख हो रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि यदि ये अपनी बात पे भी एडमेंट रहें या उस पर बात पे कायम रहें तो जुलाई में यदि इसका टेस्टिंग कर लेंगे तो निश्चित रूप से काम फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा विलम्ब से है ये मैं महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा मकसद भी सिर्फ यही था कि मैं यहाँ आया हूँ तो ज़रूर ये बात जानकारी में लूँ, लेकिन इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना काम की गति तभी बढ़ाएगा। ये कोऑर्डिनेट करें आपस में ताकि ये काम। पौड़ी में जिला योजना 2024-25 के बजट परिव्यय को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने जिला योजना बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पूर्व में मिले बजट खर्च को लेकर भी चर्चा की गई, जबकि इस साल 119 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय तैयार किया गया, जिसे आगामी जिला योजना की बैठक में रखा जाएगा। सभी विभागों की मांग के अनुरूप प्रस्तावित बजट तय किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए जिला योजना के बजट को किस तरह प्रस्तावित किया जाना है और किन किन क्षेत्रों पर अधिक फोकस रहेगा, इस पर भी चर्चा की गई और सुझाव भी मांगे गए।
और इस बार 2024-25 का हमने जिला योजना का परिव्यय पास किया है आज की बैठक में, जिसमें कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जी मौजूद रहे और हमारे माननीय विधायक गण सभी मौजूद रहे, हमारे सभी डीपीसी मेंबर मौजूद रहे, ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे और सभी अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद रहे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण ये बैठक हमारी हुई। और इसमें हमने जिस विभागों में ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें हमने बजट बढ़ाया और जिस विभाग में अगर काम नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो उसमें हमने बजट कम किया। ये आज की बैठक हमारी। देखिए, आज जो थी जिला योजना की बैठक थी जिसमें समस्त विभागों की परिव्यय का जो है निर्धारण किया गया और इसमें ये सही है क्योंकि सारे अधिकारी मौजूद थे तो सारे जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याओं का भी बात रखी है। तो मैं समझता हूँ कि कई विषयों पे जो है सुलझे भी गए हैं और कई विषयों पे जो है मनन भी किया जा रहा है और कहीं पे जो है कार्रवाई की जाएगी। ये स्थानीय प्रशासन के स्तर के जो स्तर थे वो यहाँ पर कराए गए हैं और साथ साथ अगर वो शासन स्तर के हैं तो शासन स्तर के लिए अभी यहाँ से जो चिट्ठियाँ जाएंगी उन पर क्रियान्वयन करने के लिए प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज आउटलेट को लेकर के उपाध्यक्ष मैम की अध्यक्षता में बैठक की गई, जो कि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय और हमारे सम्मानित डीपीसी मेंबर साहिबान आमंत्रित और जो निर्वाचित सदस्य हैं माननीय विधायकगण भी इसमें उपस्थित थे और हमारा जो आउटले है वो 119.99 करोड़ का था और उसी क्रम में पिछले साल के कंपैरेटिवली वो लगभग 8-9 करोड़ रुपये जो बढ़ा है। तो उपरोक्त क्रम में महत्वपूर्ण विभागों का परिव्यय निर्धारित किया गया और उसमें उनके रेशियोज डिसाइड किए गए और इस बार के वाटर क्राइसिस को लेकर के जो जल निगम और जल संस्थान को दिए जाने वाले शेयर्स को बढ़ाया गया। सिमिलरली माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है सड़कों को लेकर के तो सड़क को भी प्राथमिकता दी गई और जो हमारे आजीविका से संबंधित विभाग है उन्हें 15% एक्स्ट्रा 15% का जो धनराशि दी जानी है लगभग 18 करोड़ के आसपास वो भी उसमें रखा गया। मुनि किरेती क्षेत्र में सीता घाट पर अपने परिवार के साथ घूमने पहुंचा एक युवक गंगा में नहाते हुए बह गया। एसडीआरएफ की टीम ने कुछ दूरी पर युवक को बेहोशी की हालत में गंगा से बाहर निकाल लिया। युवक को सरकारी अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि दिल्ली से 21 वर्षीय बासु नाम का युवक अपने परिवार के साथ मुनि किरेती घूमने के लिए पहुंचा। इस दौरान वह सीता घाट पर अपने परिवार के साथ गंगा में नहाने के लिए उतर गया। अचानक बैलेंस बिगड़ा और वह गंगा की लहरों के साथ बहने लगा। परिजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और युवक को नदी से बाहर निकाला। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस के मौके पर सीआईयू और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने कला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी देकर जागरूक करना रहा। कला प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले बच्चों को सीआईयू की ओर से उपहार देकर प्रोत्साहित किया गया। बच्चों ने कला प्रतियोगिता में मादक पदार्थों के खिलाफ चित्रकला में प्रदर्शन किया। भविष्य में कभी भी नशा नहीं करने का संकल्प लिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी देकर उनको भी जागरूक करने की बात कही। ढालवाला सीआईयू कार्यालय में आयोजित कला प्रतियोगिता के बाद भद्रकाली पुलिस चौकी पर चालकों को भी नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। उनको नशे में वाहन नहीं चलाने के लिए भी प्रेरित किया गया। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी जनपदों में यात्रियों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि अभी तक सभी जनपदों में कुल मिलाकर 5,88,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1,19,884 यात्रियों के स्वास्थ्य में दिक्कत पाई गई, जिसके बाद उनकी काउंसलिंग करने साथ उनके शपथ पत्र भरवाकर ही यात्रा के लिए आगे जाने दिया गया है। लगभग अभी चारधाम यात्रा चल रही है। 5,78,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है सभी जिलों में, जो ऋषिकेश से लेके सभी धामों में मिला के ये स्क्रीनिंग का वो फिगर है। और 1,19,884 लोगों को में कोमॉर्बिडिटी पाई गई और जिनको काउंसिल किया गया और जिनसे शपथ पत्र भराने के बाद ही उनको आगे भेजा गया। इसके संग संग उनको हम ये जो व्यक्ति थे ये हमारे रडार में रहे, इनको कॉल सेंटर द्वारा कॉल किया गया, हमारे स्वास्थ्य मित्रों द्वारा कॉल किया गया। देहरादून को डस्टबिन फ्री बनाने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार डोर टू डोर कूड़ा उठान पर काम
किया जा रहा है, लेकिन बीच बीच में वोटर ग्रेस और इको नामक 2 कूड़ा उठाने वाली कंपनियों में कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने की वजह से कूड़ा उठाने में ढिलाई देखने को मिल रही है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि इन दोनों कंपनियों को 2 बार टर्मिनेशन नोटिस जारी किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने कहा अगर दोबारा उन कंपनियों की तरफ से ऐसी कार्रवाई होती है तो उन्हें टर्मिनेट कर नई कंपनियों को कूड़ा उठाने का टेंडर दिया जाएगा। देखिए, जिन डोर टू डोर सर्विसेज में कंपनियों में जो हड़ताल अभी पिछले दिनों कर्मचारियों द्वारा की गई थी और लगातार महीने दर महीने हड़ताल हो रही थी, तो उन कंपनियों को जो है ऑलरेडी 2 बार जो है टर्मिनेशन नोटिस दिए जा चुके हैं। यदि पुनः उनकी द्वारा जो है इस प्रकार की कार्रवाई होगी और आम जनमानस का कार्य हित जो है वो प्रभावित होंगे, तो यकीनी तौर पे इन कंपनियों को जो है टर्मिनेट कर नई कंपनियों को जो है इसकी लिए जो है टेंडर फ्लोट किया जाएगा। कालसी वन पंचायत में घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें वन पंचायत के सरपंच संजय कुमार के विकास खाते से लगभग 30,50,000 रुपए निकाले गए हैं। वहीं इस मामले को लेकर कालसी वन पंचायत के लोगों ने देहरादून के वन मुख्यालय आकर वन विभाग के होफ डॉक्टर धनंजय मोहन से इस संबंध में कार्रवाई करने की मांग की। इस बात पर कालसी वन पंचायत सरपंच संगठन के अध्यक्ष शूरवीर सिंह तोमर ने कहा कि वन पंचायत के सचिव और फॉरेस्ट गार्ड किशन नेगी ने सभी ब्लैंक चेक पर सरपंच संजय कुमार के साइन और मोहर लगवाकर वन पंचायत के विकास कार्यों में मिले 30.5 लाख रुपए का गबन किया है, जो इसके लिए हमने प्रमुख वन संरक्षक से उचित कार्रवाई की मांग की है। नहीं, इसमें देखिए, इसमें हम बिल्कुल गहन इंक्वायरी करा के जो भी दोषी कर्मचारी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस तरह की चीजें बिल्कुल भी हमारे विभाग में और हमारे सरकार उत्तराखंड सरकार में बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस का समय है ये, और इस तरह का कोई भी करप्शन का चीज होगी उसके ऊपर पूरी भरसक कार्रवाई की जाएगी। तो ये मामला, इस पे हम पूरी जांच बिठाएंगे विस्तृत और इस पे कार्रवाई करेंगे। तो ये संजय कुमार है और सरपंच वन पंचायत अमरा कालसी ब्लॉक का रहने वाला है। इसके खाते में 30.5 लाख रुपए डाले गए और इसके साथ जो सचिव है वो किशन नेगी फॉरेस्ट गार्ड है। इन दोनों का ज्वाइंट खाता है। कार्य योजना के लिए इसके खाते में 30.5 लाख रुपए डाले गए। ये बेचारा अनजान है, अनभिज्ञ है। जो है उस सचिव ने, जो किशन नेगी सचिव, उसने क्या किया कि इसके कोरे चेकबुक पे जितने भी कुछ चेकबुक के पन्ने थे सारे चेकबुक पे इसकी जो है मोहर मरवा ली और पूरे चेकबुक पे इसके जो है साइन करवा लिए और खाते से जो है सारे पैसे निकाल लिए। सारे पैसे का जो है गमन कर लिया है और इसके गांव में जो है 5 पैसे का भी जो है कोई कार्य योजना नहीं हुई है। तो इसकी बात जो है हमने जो है कालसी डीएफओ की यहाँ भी रखी और जो है हमारा जो रेंजर है वो जो है डाकपत्र में बैठता है, रेंजर के यहाँ भी रखी, लेकिन डीएफओ के यहाँ से, एसडीओ के यहाँ से या जो है क्या कहें जो है रेंजर के यहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को बिल्कुल तत्काल निलंबित किया जाए और हम पूरा जो आज हमारी जो है सरपंचों की प्रदेश स्तर की लड़ाई है, हम पूरा प्रदेश स्तर के सभी सरपंच संगठन जो है इस संजय कुमार के साथ है। हम इसकी लड़ाई को जो है लड़ने का सभी सरपंच जो है काम करेंगे। जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी है इसको जो है तत्काल वहां जो है पूरे डिवीजन से जो है इसको निलंबित किया जाए और इसको जो हटाया जाए और इसकी जो है पूरी जांच करवाई जाए कि जो इसके खाते में 30.5 लाख रुपए डाला गया है वो किस योजना का पैसा था। अगर जो है योजना का पैसा था तो इसने जो है क्यों इसकी जो है चेकबुक अपने पास रखी और क्यों इसकी पासबुक और इसकी मोहरें अपने पास रखी। मतलब कल जो है जब जो है रेंज कार्यालय में जो है हमने जो ये बात उठाई तो कल वो आ रखे थे, कल इसको जो है चेकबुक दी गई और कल जो है पासबुक दी गई। उसमें जो है जो जितनी भी धनराशि डाली हुई थी उस टोटल धनराशि में अभी जो है खाते में मात्र जो है 2,01,800 कुछ रुपए बचे हुए हैं। बाकी सारे पैसों का जो है उनकी पूरे डिवीजन की मिली भगत की वजह से, उसमें डीएफओ की भी मिली भगत है, एसडीओ की भी मिली भगत है, जो नीचे के कर्मचारी उसकी भी मिली भगत है। लेकिन किशन नेगी जो इसके साथ सचिव है वो सचिव कौन होता है जो बैंक जाए और बैंक से जो है पैसे का गमन करें। इस बात को जो हमने डीएफओ कार्यालय में रखा तो जो है डीएफओ कार्यालय से भी जो है हमारी बात को जो है कोई जो है उस पर गौर नहीं किया गया, रेंजर साहब के यहाँ भी कोई गौर नहीं किया गया। तो आज प्रदेश स्तर के हम जो है सारे सरपंच आ रखे हैं और मीडिया से जो है मेरी जो मांग है कि इस पर जो है जल्द से जल्द उचित से उचित कार्रवाई की जाए और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को तत्काल। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के बाद पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें जिन मकान मालिकों ने सत्यापन नहीं कराया था उनके चालान किए गए। इस बात को लेकर सीओ डोईवाला अभिनय चौधरी ने कहा कि 42 मकान मालिकों के खिलाफ सत्यापन नहीं कराने पर चालानी कार्रवाई की गई है और कुल मिलाकर 4,20,000 रुपए के चालान काटे गए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग क्षेत्र में संदिग्ध घूमते हुए पाए गए ऐसे 55 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि राजधानी को अपराध मुक्त बनाना है, तो उसी के क्रम में जो संदिग्ध लोग हमारे यहाँ आके रहते हैं बाहर से, तो उनके लिए सत्यापन अभियान चलाया जाता है। और जिन मकान मालिकों ने सत्यापन नहीं कराया था, ऐसे 42 लोगों के खिलाफ चलानी कार्यवाही की गई है और कुल मिला के उनके 4,20,000 के चालान काटे गए हैं। वैसे ही जो लोग संदिग्ध घूमते हुए पाए गए क्षेत्र में, ऐसे 55 लोगों के खिलाफ पुलिस एक्ट की कार्यवाही भी की गई है। और साथ ही जो संदिग्ध लोग थे जो अपनी आईडी वगैरह नहीं दिखा पाए, तो ऐसे संदिग्धों को थाने में बुलाकर 22 लोगों से लगातार उनसे पूछताछ की गई और इस तरह के अभियान पूरे जिले भर में चलाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर परिवहन विभाग लगातार एक्शन मोड में काम करते हुए गैर जिम्मेदार वाहन चालकों पर कानूनी कार्रवाई कर रहा है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों में मुख्य रूप से कमर्शियल वाहन चालकों के पास ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के साथ उनके ड्राइविंग लाइसेंस की भी चेकिंग की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने से अब तक कुल 5,200 चालान किए जा चुके हैं और 141 गाड़ियां जब्त की गई है। चार धाम यात्रा मार्गों पे हमारी विशेष टीमें लगी हुए हैं, इन्फोर्समेंट टीम है, हमारे चेक पोस्ट भी बने हुए हैं। हम लोग जो भी गाड़ी चार धाम यात्रा पे जाती है, चाहे वो प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, उसको चेक करते हैं। कमर्शियल वाहनों के लिए स्पेशल फोकस हमारा होता है कि उनके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए और यात्रियों की सूची यानी ट्रिप कार्ड भी उनके पास होना चाहिए। और जो भी नियम होते हैं उनके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस सही होना चाहिए। इन सब चीज़ों को भी हम लोग चेक करते हैं। इन सब नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसका चालान किया जाता है। अभी इस साल यात्रा शुरू होने से लेकर के आज तक 5200 चालान किए गए हैं, 5200 चालान किए गए हैं और 141 गाड़ियां हम लोगों ने सीज भी किए हैं। जिस गाड़ी में मान लो ज़्यादा ऑफेंस है, हमें लगता है कि नहीं भाई इस गाड़ी को हमें सीज करना चाहिए, इस गाड़ी का संचालन मार्ग पे नहीं किया जा सकता है, तो वैसी गाड़ियों को सीज भी हम लोग करते हैं। तो जैसा अभी मैंने बताया कि यात्रा शुरू होने से अभी तक 141 गाड़ियों के सीज हम लोग। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन चुकी है और मंत्रियों को उनके विभाग भी बांट दिए गए हैं। इस बार भी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण को मिली है। मोदी 3.0 का पहला बजट सत्र जुलाई महीने में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा और उत्तराखंड को पूर्व में भी केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। इस बार के बजट सत्र में उत्तराखंड के धार्मिक, साहसिक पर्यटन और यहाँ के मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से बजट स्वीकृति मिल सकती है। उत्तराखंड क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहता है और मैं कह सकता हूं कि इस बार के बजट में उत्तराखंड का जो धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है और भी अनेकों, चाहे वो श्री अन्न का विषय हो उसको जोड़ते हुए और भविष्य के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी के विषय, हवाई कनेक्टिविटी के विषय, निश्चित रूप से पूरा विश्वास है इस बार के बजट में सबकी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से दिखाई देगी। देहरादून शहर में भारी बारिश के कारण होने वाली समस्याओं से जनता को निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने कंट्रोल रूम बनाया है। साथ ही टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। लोग इन नंबरों के जरिए अपने इलाके की समस्या दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद निगम की टीम मौके पर पहुंचकर समस्या को दूर करेगी। आपको बता दें कि प्रदेश में मानसून आने के बाद प्रदेश भर में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। देहरादून में पिछले दिनों से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से नगर निगम की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया था नगर निगम के अंदर, अभी तक कितनी शिकायतें उस पर आई हैं और कितनों का निस्तारण हो चुका है? देखिए, दिनांक 13 जून से हमारा जो कंट्रोल रूम है वो स्थापित हो चुका है, जिसमें हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है और PHD नंबर के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही है तथा ये कंट्रोल रूम जो है 24 घंटे कार्यरत है। सुबह शाम रात में भी हमारी जो है टीम यहाँ पे रहती है। इसमें हमारे साथ जो है एक JCB रहती है, ट्रॉली भी रहती है और साथ ही साथ जो है वाटर पंप हमारे और कहीं पर जल भराव की स्थिति होती है तो उसके लिए रहता है। अभी तक कुल मिला के 13 कंप्लेंट्स हमारे को रिसीव हुई है 13 तारीख से, जिसका कि सेम डे उसी समय जो है निस्तारण कर दिया गया है। वर्तमान में जो है
कोई कंप्लेंट हमारी पेंडिंग नहीं है। रेड टांडा रेंज के जयनगर नंबर 3 में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां करंट की चपेट में आकर हाथी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार टांडा रेंज जंगल से पास आबादी क्षेत्र जयनगर नंबर 3 गांव में भटकता हुआ पहुंच गया, जहां एक खेत में घास चरने के लिए गया। ऊपर से जा रही 11,000 वोल्टेज की लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर वन अधिकारी समेत तमाम ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इस दौरान वन विभाग के एसडीओ मयंक मेहता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। जी, जो जंगल से हाथी जो है ये आप जयनगर का क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे सोलर फेंसिंग लगी हुई थी, जिसको तोड़ते हुए हाथी अंदर आया हुआ है और ये खेतों में आया हुआ है। और प्राइमरीली देखते हुए तो लगता है, क्योंकि तारे यहाँ पे बहुत नीचे हैं, तो प्राइमरीली ये केस एक इलेक्ट्रिसिटी का लगता है। हमने अपने संबंधित जो हमारे फॉरेस्ट वेटनरी ऑफिशियल्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको बुला लिए गए यहाँ पे। और जो फाइनल रिपोर्ट है कि इसकी एक्चुअल कॉज क्या है डेथ का, तो फाइनल रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद ही दे पाएंगे। जी नहीं, हमारे मौके पे हमारा स्टाफ मौजूद था एंड मैं तो ये कहूँगा कि हमारी तरफ से सारी कोशिशें पूरी कर ली गई थी। यहाँ पे प्रॉपर सोलर फेंसिंग कर ली गई थी, और पर उसको तोड़ते हुए जो है हाथी इस आए दिन की घटना, जो भी इस पे दोषी होगा उस पे कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटना ये जंगल विभाग जो है इसमें कारगर है, जिसमें कि इन्होंने नाला निकालना चाहिए था, सोलर फेंसिंग इन्होंने लगानी चाहिए थी। 4 साल 5 साल हम पहले सुनते थे भी हमारा भी चलो इसमें हमारा भी हो जाएगा, सोलर फेंसिंग लग जाएगा, हमारे को अपना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जबकि बाद में देखा इन्होंने कोई खर्चा नहीं किया, ना सोलर फेंसिंग लगाया। अपने संजय वन की तरफ से तो इन्होंने लगा दिया। हमारे इधर जो छतरपुर हो गया, ये जयनगर नंबर 2, 3 हो गया, यहाँ पे कोई नाली नहीं निकाली। नाली निकाली भी तो है 2 मीटर 2.5 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं निकाली है, क्योंकि हाथी बड़ा है जानवर, वो तो 6 फुट की वैसे ही एक कदम में रखने में 6 फुट उसका भरपाई हो जाती है। तो ये इन्होंने देखना चाहिए था, सोलर फेंसिंग लगानी चाहिए थी भी जंगली जानवर इधर ना आ पाए। और प्लस इसमें जंगल में इन्होंने बड़ा तालाब की व्यवस्था करानी चाहिए थी, जहाँ पे आर्टिजन होना चाहिए था जंगली जानवरों के लिए पानी पीने के लिए। इन्होंने जंगल विभाग वालों ने कोई हाथी बहुत घूमने आते, कई बार हम जंगलों में पैसे गए थे, लेकिन हम ये फैंसी कराओ कुछ करवाते नहीं थे। आके हम लोगों ने अपने पैसा लगा के फैंसी की, तो यहाँ से फैंसी तोड़ के हाथी अंदर आ गया। अंदर ये तार नीचे थी, यहाँ से करंट में लग के मर गया। ये जो तार नीचे, कभी आप लोग शिकायत किया बिजली विभाग से? मतलब दिया है, इसका लिखित रूप में दे रखा है, तो मानते ही नहीं, तो नहीं करेंगे। बिजली विभाग कहते हैं। हाँ। क्या नाम आपका? हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर से 4 दिन पहले लापता हुई 2 नाबालिग बच्चों के घर आज विधायक सुमित हरदेश पहुंचे, जहां विधायक ने लापता बच्ची के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की है और एसएसपी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि नैनीताल पुलिस से जल्द इस मामले का खुलासा करेगी। साथ ही उन्होंने इस मामले में राजनीति न करने की बात कहते हुए कहा कि भाजपा के कुछ अनुसांगिक संगठन इस मामले में बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। आखिर ये लोग अंकिता भंडारी मामले में कहां गायब थे? उन्होंने कहा कि 24 घंटे में अगर दोनों बच्चियां सकुशल घर नहीं आती है तो कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल कल इस मामले को लेकर डीआईजी से मुलाकात करेगा। नहीं, देखिए, पुलिस प्रशासन से लगातार मेरी वार्ता चली है इस विषय में, और उन्होंने मेरे को आश्वस्त करा है कि पूरी उनकी जितनी रिसोर्सेज हैं, उनकी जितनी टीमें हैं, स्वयं कप्तान साहब इस कार्य में लगे हुए हैं। अभी मेरे परिवार के सामने भी मैंने उनसे फ़ोन पे वार्ता करी, उन्होंने मुझे आश्वस्त कराए कि जल्द से जल्द बच्चों को खोज के पुलिस यहाँ पे ले आएगी। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष एक पूरा कृत्य हुआ है, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। मेरी खुद 13 साल की बेटी है, तो सोचने का विषय है कि 13 साल 14 साल की बच्चियाँ अपने घर से बिना कपड़े लत्ते लेके, बिना 2 रुपये उनके पास पैसे नहीं थे और ऐसे लापता हो गई। और ये वाकई में सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि नैनीताल पुलिस अवश्य इसमें खुलासा जल्द से जल्द करेगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैं कल से देख रहा हूँ कि इस पे राजनीति करने का प्रयास करा जा रहा है। मैं कल से देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन जो हैं वो जाके हाउ हल्ला कर रहे हैं, और जैसे ही उन्हें ये विषय मिलता है
जहाँ पे धार्मिक उन्माद का उछाल कर सकें, वहाँ पर वो बहुत ज़ोर से। देखिए, बेटियों के लिए न्याय मांगना बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले काम कोई अगर ये करता है तो हम लोग करते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि हमारी ये भी बच्चियाँ हैं, एक ऐसी हमारी बेटी इस प्रदेश की अंकिता भंडारी, उसके न्याय के लिए भी एक दिन अगर ये थाने का घेराव करें, कहीं पे पुतला दहन अपनी सरकार का करें या वीआईपी का खुलासा की अगर ये मांग करें, तो मैं मानूंगा कि हर दृष्टि से सर्व समाज के लिए इनकी सोच। परिजनों को किस तरह का ढांढस बताया भी आपने मिलकर? देखिए, मैं इन परिवार वालों को जानते हैं, आज से नहीं 50 साल पहले से यहाँ रहते हैं और पुराने लोग हैं, और वो कह ही रहे थे कि हम आज आपके पास आने वाले थे, अच्छा हुआ आप ही आ गए। तो मैंने कहा नहीं, मैं यहीं आया हूँ और 24 घंटे में अगर बच्चियाँ यहाँ नहीं आती हैं तो कल कांग्रेस का एक शिष्टमंडल, क्योंकि हमें पता है तरीका क्या है, हाव हल्ला हंगामा करने से अगर हमारी बच्चियाँ लौट आएँ तो हंगामा सबसे पहले कांग्रेस करेगी, लेकिन हंगामा इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब ये है कि पुलिस तुरंत से तुरंत अपनी कार्रवाई करे, अपना कार्य करे, और हमारी जो बच्चियां हैं, वो केवल इनकी बेटियां नहीं, पूरी हल्द्वानी की बच्चियां हैं, सुरक्षित तौर पे इनके घर पे पहुंचा दी जाए।